सारे समीकरणों को गढ़ लिया गया, लव कुश भी गढ़ा गया, बाकी जातियों को भी देखा गया, 7 के 7 मंत्री भाजपा से हैं। आप लोग खुश हैं ना? पहला ही प्रश्न इस तरह का प्रश्न है जो अपने आप में ही पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। और हकीकत यह है कि बिहार की राजनीति में जिस लवकुश समीकरण को साधने की बात कही जा रही है वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बिना कभी सध नहीं सकता है। आज हम सब मिलकर एक साथ हैं। गठबंधन का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखें। हम लोग बराबरी से मुकाबला करेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे और तब जाकर पूरा समीकरण एकजुट एक साथ होगा। सवाल ये है कि आज जो सारी चीजें सामने आई हैं, जिन सारी चीजों की तरफ अब पार्टी के अंदर से लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, इसका भूल सुधार कहाँ हुआ? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त मैं यात्रा पर जरूर हूं, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। कल पूरे दिन जो कुछ घटनाएं हुई बिहार में वो भी आपने देखा। मंत्रिमंडल विस्तार में जो एक समीकरण साधने की कोशिश की भाजपा ने वो भी आपने देखा। आज नीतीश कुमार का जन्मदिवस भी है, इस पर भी बहुत सारे कार्यक्रम जदयू ने किए हैं। इस सारी कौतूहल के बीच में एक नाम बहुत लिया जा रहा है, वो है नीतीश कुमार के पुत्र। और मैं तो ये कहूंगा, आज बार बार जो जदयू के लोग कह रहे थे, नीतीश कुमार के इंजीनियर पुत्र निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर, तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर हम बातचीत करेंगे एनडीए के एक बड़े मजबूत दल आरएलएम के प्रवक्ता नितिन भारती जी से। नितिन भारती जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद नमन भाई। पहला सवाल तो यही है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सारे समीकरणों को गढ़ लिया गया, लव कुश भी गढ़ा गया, बाकी जातियों को भी देखा गया, 7 के 7 मंत्री भाजपा से हैं। आप लोग खुश हैं ना? देखिए, जहां तक जातिगत समीकरण का विषय, जो प्रश्न आपका जो पहला ही प्रश्न इस तरह का प्रश्न है जो अपने आप में ही पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। और वैसे मीडिया घराने के लोग जो इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं बनती हैं, मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन सच्चाई को कोई दबा और छुपा नहीं सकता है। और हकीकत यह है कि बिहार की राजनीति में जिस लवकुश समीकरण को साधने की बात कही जा रही है वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बिना कभी सध नहीं सकता है। इसलिए अगर कोई यह महसूस करे, इस मुगालते में रहे कि लवकुश समीकरण इनके बिना संभव है, तो यह संभव नहीं है। मैं मीडिया के तमाम बंधुओं को अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की सच्चाई को धरातल पर जाकर पहचाने और समझने की कोशिश करें। नितिन जी, समझ नहीं आ रहा है, आप नाराज हैं, खुश हैं? मैंने तो पूछा कि खुश है ना आप तो नाराजगी दिखा रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी का विषय नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में जिस तरह की खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं, यह एक तरफा है। और एक तरफा इसलिए है कि जब गठबंधन 5 दलों का है तो 5 दलों का पूरा रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब आने वाले 2025 के चुनाव में हम लोग बराबरी से मुकाबला करेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे और तब जाकर पूरा समीकरण एकजुट एक साथ होगा। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है ना नमन भाई, आप चाहे 2020 के चुनाव की चर्चा कर लें, विधानसभा चुनाव की चर्चा कर लें, या फिर 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसकी चर्चा कर लें, जब लोगों ने बहुत अपना स्पष्ट मंतव्य दे दिया है। आप याद कीजिए कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जब हमारी पार्टी उस समय रालोसपा के रूप में थी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, तब तमाम क्षेत्रों में किस तरह का रिजल्ट रहा। तो यह बात तो स्पष्ट है कि खास तौर पर शाहबाद का जो क्षेत्र था और विभिन्न जो उस आसपास के भी जो इलाके थे, तो यह तो स्पष्ट है कि एक जो हमारे जो समर्थकों का जो विश्वास है वो किस नेता के प्रति है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई दलों का सुपड़ा साफ हो गया था उस क्षेत्र में। आज हम सब मिलकर एक साथ हैं। गठबंधन का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखें और एक दूसरे की क्षमता का भी उचित सम्मान करें।
तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक उसी तरह से जब 2024 का चुनाव हुआ और काराकाट में एक तरह का प्रपंच रचा गया, बिना कोई नाम लिए, बिना कोई ये करते हुए, व्यक्तिगत होते हुए, विषय तो ये था कि मिलकर हराने की साजिश रची गई, चाहे उसमें जो लोग भी शामिल थे। लेकिन इसका दुष्परिणाम किसको झेलना पड़ा? इसका दुष्परिणाम तो जिस गठबंधन का मैं हिस्सा हूं या मेरी पार्टी हिस्सा है, उस गठबंधन को झेलना पड़ा। ये हमारे लिए अफसोस का विषय इसलिए है कि गठबंधन की कई जगहों पर हार हो गई। नितिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं आप कि आर.के. सिंह एकदम सही बोल रहे हैं, जिन लोगों का नाम बोले रहे हैं दबी जुबान में, वो सब सही है, देखिए सत्यापित कर नमन रहे भाई, देखिए नमन भाई, ऐसा है ना कि ऐसा विषय जो अज्ञात हो, जिसके विषय में किसी को सूचना ना हो, उस पर जी। बोलना तो एक विषय, जिसके विषय में सबको सब कुछ पता है, उसको हमारी पार्टी को बोलने की जरूरत कहाँ रह जाती है? तो मैं केवल इतना कहता हूं कि जिस तरह की गलतियां हुई हैं, जिन लोगों की वजह से हुई हैं, उन तमाम गलतियों में सुधार का भी तो प्रयास होना चाहिए। तो इस तरह का कोई अगर नेरेटिव गढ़े, नितिन जी, सुधार तो किया ना। आप चुनाव हारे, इतने लोग चुनाव हारे, लेकिन आप ही को राज्यसभा भेजा गया, आपको सम्मान दिया गया, इज्जत दी गई, अब क्या किया जाए? अब देखिए ऐसा है कि उसमें एक और नेरेटिव चला गया। जिस समय यह गठबंधन हुआ था नमन भाई, पूरी दुनिया जानती है, विनोद तावरे जी का वो पत्र भी सबको याद होगा, वो एक्स पर किया गया उनका ट्वीट याद होगा, जिसमें यह भी स्पष्ट था कि एक लोकसभा सीट के साथ एक एमएलसी की सीट भी होगी। तो उन्होंने क्या अपग्रेड कर दिया, राज्यसभा दे दिया जी आपको। जी नहीं, मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपग्रेड तो तब किया होता इन्होंने कि जब लोकसभा में हमारी जीत होती और किसी एक को राज्यसभा भेज दिया होता। सवाल ये है कि आज जो सारी चीजें सामने आई हैं, जिन सारी चीजों की तरफ अब पार्टी के अंदर से लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, इसका भूल सुधार कहाँ हुआ? देखिए गठबंधन में हम लोग की सारी सहमति है, हम लोगों ने कभी इसका कोई विरोध नहीं किया या किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन आप जब समाज जब सवाल पूछता है, हमारे समर्थक जब हमसे सवाल पूछते हैं, तो हमको तो उसका जवाब देना पड़ता है ना। आज समर्थक ये पूछ रहे हैं कि एमएलसी की जो सीट थी, अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ही उस समय मिल गई होती तो क्या बुरा था? आज जब आपने ये सवाल उठाया, मैंने आपके चैनल पर देखा था कि वही लोगों ने सीटों की सवाल बात ये हुई, उठाया। वही सीटों की बात नहीं हुई, एक लोकसभा और एक एमएलसी। एमएलसी आप लोकसभा हार गए और एमएलसी आपके जगह पर आपको राज्यसभा दे दिया गया, तो इसमें गलत कहाँ वो है? ठीक है, वो हार गए या हराए गए, ये तो विमर्श का विषय था ना, और विश्लेषण का विषय था। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये तो उन सारी चीजों का किस तरह से विश्लेषण हुआ, किस तरह से मंथन हुआ और उस पर क्या सोच बनी, उस पर निर्भर करे, कोई आपत्ति नहीं है नमन ये जी। लेकिन कोई व्यक्ति गठबंधन में मान लीजिए आपको हराना ही चाहा, तो भाजपा ने तो एज अ होल पार्टी ने तो आपको सम्मान दिया ना। नहीं, मैंने वही कहा, मैंने ये कहा, ये तो समीक्षा और मंथन का विषय है, ये तो हम लोगों ने इसको उसी तरह से स्वीकार किया है, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों के बाद भी यदि कोई सीख न ले और फिर से कोई नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, तो जनता के बीच जो उबाल होती है फिर वो नहीं संभलता। ये लोकसभा में हम लोगों ने देखा है। अब नए वाले मुद्दे पर बात करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लवकुश समीकरण भी साधा गया, बाकी जातियों को भी जगह मिला, समायोजन अच्छा किया गया है, इसमें कोई परहेज नहीं है। और इतने दिन से चुनावी विश्लेषण मैं भी करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि अच्छा समीकरण गढ़ा है। आप क्यों नाराज हैं? क्या आप ही की पार्टी से लवकुश, सुन लीजिए, आप ही की पार्टी से जी लवकुश को अगर मंत्री बनाया जाएगा तभी खुश होइएगा? बाकी लवकुश लवकुश नहीं देखिए, है बिहार। अब हमारी पार्टी में तो कोई एमएलए एमएलसी ही नहीं है, तो फिर दावा किस हिसाब से करें हम? वो विषय नहीं है। ये विषय नाराज नहीं, नाराजगी का कहाँ विषय, हम नाराज कहाँ बता रहे हैं आपको कि हम लोग नाराज? कोई नाराजगी नहीं है। मैं उन बात मीडिया के आप बोल मैं क्यों रहे मैं हैं? आप मैं बोल नहीं रहे, लेकिन लग रहा है बातचीत से आपके कि बहुत खुश नमन भी नहीं है। भाई, नमन भाई, मैंने किसी राजनीतिक दल का तो नाम ही नहीं लिया, ना किसी राजनेता का नाम लिया। मैं तो उन महान मीडिया घरानों की बात कर रहा हूँ ना, जो पिछले कई दिनों से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक है। और ये इसके माध्यम से, मैं आपके माध्यम से इस गठबंधन के अंदर उन तमाम दलों को जो हमारे सहयोगी हैं, उनको भी इस तरफ एक इशारा करना चाहता हूं कि मीडिया में जो इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इस पर भी मुखर होकर उनको सामने आना चाहिए और इसका स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये जो नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, वो चलने वाला नहीं है। जनता ने 20 में भी समझा दिया है, 24 में भी समझा दिया है। अब समझ ना आए किसी को तो वो अलग बात है। तो मैं ये मीडिया घरानों को एड्रेस कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल को एड्रेस नहीं कर रहा हूं। तो मतलब जी एक
एक साधारण सा अगर मैं सवाल पूछूं, जो भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, चूंकि आपकी पार्टी की तरफ से कोई एमएलसी या एमएलए नहीं है, चिराग पासवान को भी कोई मंत्रालय नहीं मिला है, तो जो हुआ है उससे तो आप संतुष्ट है ना, खुश है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? देखिए, हमारी परिस्थिति, जब चाहे हमारी परिस्थिति हो या चिराग पासवान जी की परिस्थिति हो, जब हमारे सदस्य सदन में नहीं है तो हमारा कोई दावा नहीं बनता है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि चलिए संसद में हमारे तो एक सदस्य हैं, तो संसद में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारी जगह बन सकती है, लेकिन हम लोग कहाँ इसकी बात भी करते हैं। हमारे जैसा गठबंधन का समर्पित सदस्य तो गठबंधन दल में और कोई है भी नहीं ना चिराग भाई। तो आपने नहीं आप ये देखिए ना, नहीं, मेरा एक निवेदन सुनिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। इस गठबंधन में बिहार से 5 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, हम है, चिराग जी की पार्टी एलजेपी रामविलास है और हमारी पार्टी आरएलएम है। चारों पार्टी के सदस्य आज मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन हमारे सदस्य तो केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं है। हमने कभी इसकी चर्चा की क्या? हम तो एक समर्पित गठबंधन दल है जो हर परिस्थिति में साथ है। नितिन जी, टीस तो दिख गई, आपके मन में टीस है, क्यों देरी हो रही है? उपेंद्र जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह तो मिलना चाहिए था। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि ये विषय तो गठबंधन के स्तर पर होने वाला विषय है। निर्णय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, उनका निर्णय। मैं अपनी परिस्थिति समझा रहा हूँ कि हमने कभी इसकी चर्चा नहीं की। अगले मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय में जगह देख रहे हैं ना अपनी आप? नहीं, ये तो समाज को तय करना है ना। समाज का रिप्रेजेंटेशन करने वाले तमाम नेताओं के महत्व को समझते हुए गठबंधन क्या निर्णय लेता है, ये तो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का विषय है। इसमें मेरे जैसा प्रवक्ता क्या बोल सकता है नमन भाई? तो और समाज ने अपना निर्णय बहुत स्पष्ट रूप से सुना दिया है और ये चुनाव परिणाम के माध्यम से समझा दिया है कि इस प्रदेश में यदि लवकुश समीकरण की बात कभी भी चलेगी तो ये लवकुश समीकरण बिना आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संघर्ष को सम्मान दिए बिना संभव नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके इस वक्तव्य से ना मुझे याद आया जदयू का वो फेसबुक पोस्ट, जिसमें अमित शाह के बयान के बाद ये आया था पोस्ट, जिसमें कहा गया था जब बात बिहार की हो तो बात नीतीश कुमार की ही हो। वैसे ही आपने कह दिया, जब लवकुश की बात होगी तो उपेंद्र कुशवाहा के बिना संभव नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।